हेलो एवरीवन। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम धारा 9 के बारे में पढ़ें, हम न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में समझेंगे। न्यायालयों की अधिकारिता से क्या अभिप्राय है? न्यायालयों की अधिकारिता से अभिप्राय न्यायालयों की ऐसी शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह कोई वाद, अपील या अब कोई अन्य एप्लीकेशन या कोई भी विधिक कार्रवाई ग्रहण करता है, उस पर सुनवाई करता है, उस पर निपटारा करता है। यह न्यायालय की अधिकारिता होती है। न्यायालय की अधिकारिता 4 प्रकार की होती है, जैसे कि स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत कोई भी न्यायालय जहाँ वह स्थित है, जिस स्थान पर स्थित है, उस स्थान के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर वह अपना निर्णय देता है। जैसे कि एक जिला न्यायालय है, तो जिस जिले में वह जिला न्यायालय स्थित है, उस जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को वह ग्रहण करता है, उस पर सुनवाई करता है, उसका निपटारा करता है, उस पर निर्णय देता है। इसके अतिरिक्त जिला न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, ये सब सिविल मामलों के संज्ञान करने वाले न्यायालय होते हैं। ये भी अपने अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को ग्रहण करते हैं, उस पर सुनवाई करके निर्णय देते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा है पिक्यूनियरी जुडिक्शन, धन संबंधी क्षेत्राधिकार। जो विवादित विषय वस्तु है उसका मूल्यांकन कितना है, उसके आधार पर अलग अलग न्यायालयों का एक सीमा निश्चित की गई है कि इसी सीमा के अंतर्गत आने वाले मामलों को ही वह ग्रहण करेगा और सुनवाई करेगा। जैसे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन उन मामलों की सुनवाई करता है। उत्तर प्रदेश में जैसा कि नियम है कि 5 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई, जिस जो विवाद की विषय वस्तु है उसका मूल्यांकन 5 लाख रुपए तक का है उत्तर प्रदेश में, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन सुनवाई करता है उसका। वही बात उस बात को ग्रहण करता है, उस पर सुनवाई करके निपटारा करता है। इससे ऊपर सिविल जज सीनियर डिवीजन को अधिकारिता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के लिए धन संबंधी अधिकारिता अलग अलग निश्चित की गई है। मध्य प्रदेश में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, राजस्थान में कुछ और है। इस प्रकार उन्हीं धन विषय वस्तु की जो मूल्यांकन होती है उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए न्यायालयवाद को ग्रहण करते हैं, निपटारा करते हैं। अब सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। तीसरा है विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता में हर न्यायालयों की एक विषय वस्तु निश्चित कर दी गई है। उसी विषय वस्तु से संबंधित मामले ही वो ग्रहण करके उस पर सुनवाई करके निर्णय देंगे। जैसे कि लघुवाद न्यायालय है, स्मॉल काज कोर्ट है, वह अचल संपत्ति से संबंधित विधान का वाद ग्रहण नहीं करते। स्पेशल रिलीफ एक्ट के मामले, स्पेशल रिलीफ के मामले ग्रहण नहीं करते, उससे निपटारा नहीं करते। जिस प्रकार परिवार न्यायालय है, सिर्फ मैट्रिमोनियल या परिवार से संबंधित मामले ही ग्रहण करते हैं और उसका निपटारा करते हैं। इस प्रकार सभी न्यायालयों के अलग अलग विषय वस्तु हैं, उसी विषय वस्तु के अंतर्गत मामले ग्रहण करते हैं, निपटारा करते हैं। एक है प्रारंभिक एवं अपीलीय अधिकारिता, वर्जिनल ज्यूरिडिक्शन और अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन।
कुछ न्यायालय होते हैं जिनकी केवल प्रारंभिक अधिकारिता होती है, जैसे कि सिविल या जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन। ये सब प्रथमतः मामले को ग्रहण करते हैं और उसका निपटारा करते हैं, उनको प्रारंभिक अधिकारिता ही रहती है। इसके अतिरिक्त जिला न्यायालय है, जिला जज का न्यायालय। तो जिला जज के न्यायालय जो सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उसके विरुद्ध उनके यहाँ अपील की जाती है, उस पर सुनवाई करते हैं। और कुछ मामलों में वो ओरिजिनल जुडिक्शन भी जिला न्यायालय को रहता है, जैसे कि चुनाव से संबंधित मामले, जैसे नगर पालिका का चुनाव हो या चेयरमैन का हो या सभासद या हो, उससे संबंधित मामले वो ग्रहण करते हैं और उसका निपटारा करते हैं। इस प्रकार जिला न्यायालय को ओरिजिनल और अपीलिएट दोनों प्रकार के जुडिक्शन को है। अब हम धारा 9 पर आते हैं। धारा 9 में जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है उसको पहले हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। न्यायालयों को उन वादों के सिवाय जिनका संज्ञान उनके द्वारा अव्यक्त या व्युचित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। न्यायालयों को सिविल प्रकृति के जितने भी विवाद हैं सबको विचारण करने की अधिकारिता होती है। दूसरा बात यह करता है अनलेस, मतलब उनको छोड़कर जिनका संज्ञान करना उन न्यायालयों द्वारा अव्यक्त या व्युचित रूप से वर्जित हो, एक्सप्रेस रूप में या इम्प्लाइड रूप में। यदि कोई वाद उनके द्वारा संज्ञान किया जाना वर्जित है, उनको छोड़कर न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी, अब स्पष्ट हो गया कि न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी, उन वादों को छोड़कर जिनका संज्ञान उनके द्वारा अव्यक्त या व्युचित रूप से वर्जित किया गया है, बार किया गया है। एक्सप्रेस रूप में या इम्प्लाइड रूप में बार किया गया हो, उन वादों को छोड़कर सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता न्यायालयों को है। अब स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन 1, यह बताया गया है कि सिविल प्रकृति के वाद क्या है। सिविल प्रकृति के वाद है जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार कंटेस्टेड है। राइट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट ऑफ ऑफिस कंटेस्टेड है, प्रतिवादित है। प्रतिवादित मतलब कंटेस्टेड है। वो एक्सप्लेनेशन 1 के अनुसार वह सिविल वाद है। अब एक्सप्लेनेशन 1 को पूरी तरह पढ़ के सुनाते हैं। वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार कंटेस्टेड हैं, वह सिविल प्रकृति के वाद हैं। वह इस बात के होते हुए भी सिविल प्रकृति के वाद हैं कि वह धार्मिक कृत्यों और कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से डिपेंड है। रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज, धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक समारोहों से संबंधित प्रश्न होते हुए भी वे सिविल प्रकृति के वाद हैं यदि उसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधित अधिकार कंटेस्टेड है। राइट ऑफ प्रॉपर्टी या राइट ऑफ
ऑफिस यदि कंटेस्टेड हैं तो धार्मिक प्रकृति के होते हुए भी वे सिविल प्रकृति के बाद हैं। अब दूसरा स्पष्टीकरण पहले स्पष्टीकरण से जुड़ा हुआ है। अब इसमें कहता है यह बात इमटेरियल है, इस बात का कोई, यह बात तात्विक नहीं है, इमटेरियल है यह बात कि जो एक्सप्लेनेशन 1 में राइट ऑफ ऑफिस दिया गया है वह किसी उसके साथ कोई फीस जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, या राइट ऑफ ऑफिस किसी विशेष स्थान से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, यह बात इमटेरियल है। बस ये बात बताई गई है। अब दीवानी प्रकृति की बात किसा कहते हैं? दीवानी प्रकृति की बात का जिसमें ऐसा है कि जिसमें संपत्ति संबंधी और पद संबंधी अधिकार कंटेस्टेड हैं, वे दीवानी प्रकृति के बाद होते हैं। जैसा कि स्पष्टीकरण 1 से स्पष्ट होता है। और दीवानी प्रकृति का वाद वह वाद है जो पक्षकारों की हैसियत पर नहीं बल्कि वाद की विषय वस्तु पर निर्भर करता है। वह वाद भी दीवानी प्रकृति के वाद है जो धार्मिक पद से जुड़ा हुआ हो, जो धार्मिक पद से संबंधित हो, जैसे किसी मठ के महंत के पद से जुड़ा हुआ हो, या किसी मंदिर की संपत्ति से संबंधित हो, मंदिर की संपत्ति में आती है या नहीं आता है, या मठ की संपत्ति में आती है कि नहीं आती है, इस तरह का कोई वाद हो तो रिलीजियस नेचर के होते हुए भी ये सिविल प्रकृति के वाद है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से रिलीजियस है तो दीवानी प्रकृति के वाद नहीं। अब अगर किसी वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न जो है जात से ही संबंधित हो, कास्ट से संबंधित हो, तो दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति को किसी जात विशेष का वह व्यक्ति है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के जात का हो सकता है, वह व्यक्ति जात के नियमों का पालन नहीं करता है, जात के नियमों का पालन न करने के कारण उस जात के लोग उसको अपने जात से निष्कासित कर देते हैं। जो जातिगत विवाह है, जातिगत भोज है, सहभोज होता है, उसमें उसको शामिल नहीं किया जाता है तो वह दीवानी प्रकृतिवाद नहीं होता है। उसके लिए वह सिविल सूट दाखिल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके किसी लीगल राइट का हनन नहीं हुआ है, लीगल राइट कहीं से उसका समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह सिविल सूट दाखिल नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जहाँ मुख्य विचार प्रश्न जात का हो, धर्म का हो, धर्म से संबंधित हो, वह भी जो है दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। जैसे कोई मठ है, महंत है, कोई मठाधीश हैं, उनको विशेष अवसरों पर वही मांग करते हैं कि हमको सार्वजनिक स्थान पालकी में ले जाया जाए, तो अगर उनको ले जाने से रोका जाता है तो उसके लिए वो वाद दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके किसी से विधिक अधिकार का वायलेशन नहीं होता है, और वह इसलिए दीवानी वाद दाखिल नहीं कर सकते। अब जो एग्जामिनेशन में आते हैं प्रश्न, उसमें ये ज़्यादातर यही प्रश्न आते हैं कौन से अधिकार दीवानी हैं, कौन से नहीं, ज़्यादातर प्री परीक्षाओं में। तो उनके लिए कुछ लिस्ट तैयार की गई है, उन लिस्टों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। कोई पूछ लिया जाता है कि ये दीवानी प्रकृति का वाद है, ये नहीं है, या मेंस क्वेश्चन में प्री में पूछ लिया सकता है कि इसमें से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद है, इसमें कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है, या मेंस में दे दिया जाता है कि मान लीजिए विवाह विच्छेद का अधिकार, बताइए दीवानी अधिकार है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बताना होगा। जैसे
दीवानी प्रकृति के कौन से, जैसे पूजा का अधिकार, धार्मिक या अन्य प्रकृति के जुलूस निकालने का अधिकार, मृतक को दफनाने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का अधिकार, विवाह विच्छेद का अधिकार, राइट ऑफ स्पेशल रिलीफ, सूट ऑफ ऑफिस, सूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जन्म तिथि में सुधार संबंधी अधिकार, सूट फॉर रेंट, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ये सभी दीवानी प्रकृति के वाद हैं और इनके लिए वाद लाया जा सकता है, सिविल सूट दाखिल किया जा सकता है। ऐसे अनेक न्यायालयों द्वारा बहुत से बातें एग्जामिन, सिविल न्यायालय द्वारा ही एग्जामिन अपनी इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके सिविल न्यायालय बहुत से वादों को एग्जामिन करते हैं, वो सिविल प्रकृति के वाद हैं या नहीं है। जब उनके समक्ष मामला लाया जाता है, अगर किसी द्वारा अपोज किया जाता है ये सिविल वाद नहीं है, तो जो अपोज करता है और जो दाखिल करता है, दोनों बातों को सुनकर इस बात का निर्णय किया जाता है कि दीवानी प्रकृति वाद है नहीं। अर्थात इस बात का एग्जामिन करना सिविल न्यायालय का ही काम है कि दीवानी प्रकृति का वाद है या नहीं। अब कौन कौन से दीवानीगत वाद नहीं है? जिसमें जातिगत प्रश्नों से संबंधित वाद हो, जो मुख्य प्रश्न हो उस सूट का वह जात से संबंधित हो तो दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। इसी प्रकार धार्मिक कृत्यों और कर्मों से संबंधित वाद, जो मुख्य प्रश्न हो, जो प्रिंसिपल क्वेश्चन हो, वह हो धार्मिक कृत्यों कर्मों से संबंधित हो तो वह सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा, सिविल नेचर का वाद नहीं होगा। लेकिन यदि जो धार्मिक कृत्यों और कर्मों से संबंधित हो, मतलब रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज से संबंधित जो प्रश्न हो, यदि गौण प्रश्न हो, प्रिंसिपल क्वेश्चन ना हो, तो वह सिविल प्रकृति का वाद होगा। यदि गौण प्रश्न हो, रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज का जो प्रश्न हो वो वो गौण प्रश्न हो, मुख्य प्रश्न ना हो, तो वह दीवानी प्रकृति का वाद होगा। किसी पद के साथ जुड़ी हुई गरिमा की रक्षा के लिए वाद, गोपनीयता के अधिकार से संबंधित वाद, स्वेच्छा से किए गए भुगतान से संबंधित वाद, राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद, ये सब सारे वाद दीवानी प्रकृति के वाद नहीं है। इसके लिए आपको लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, किताबों को पढ़कर, कमेंट्री को पढ़कर, कमेंट्री की किताबें जो होती हैं डायरेक्ट से तो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इस प्रकार एक लिस्ट को आपको तैयार करना पड़ेगा जिससे इस प्रश्नों का उत्तर दे सकें आप। अब इसमें दूसरी बात एक कहता है, न्यायालयों को उन वादों को संज्ञान करने की अधिकार नहीं है जिनका संज्ञान किया जाना अव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित हो। जैसे बताया गया आपको पहले, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारता होगी। न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारणों की अधिकारता होगी उन वादों के सिवाय जिनका संज्ञान उनके द्वारा अव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित हो, एक्सप्रेस रूप से या इम्प्लाइड रूप से वर्जित हो। उन वादों को छोड़कर सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारता होगी। अब शायद आप लोगों को ये तो पूरा याद हो गया होगा, इतनी बार मैं दोहरा चुका हूं। अब अव्यक्त रूप से वर्जित कौन से वाद हैं, विवक्षित रूप से वर्जित कौन से वाद हैं, इसको हम अध्ययन करेंगे। अव्यक्त रूप से वर्जित वाद होते हैं जैसे जो लिखित रूप में हो, जैसे किसी एक्ट में जो हो कि उस पर सिविल न्यायालय की अधिकारता नहीं होगी। जैसे राजस्व से संबंधित मामले होते हैं, राजस्व संबंधित मामले को लिए रेवेन्यू कोर्ट का गठन किया गया है। रेवेन्यू कोर्ट ही जैसे रेंट का मामला, माल गुजारी का मामला होता है, किसी खतौनी में कोई सुधार करना हो, करेक्ट करना हो, तो उससे संबंधित जो वाद है वो सिविल न्यायालय ग्रहण करते हैं, राजस्व न्यायालय ग्रहण करते हैं, सिविल न्यायालय की उन पर अधिकारता नहीं होती है।
इसी प्रकार जैसे उपभोक्ता फोरम से संबंधित वाद है तो उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है, वो वही उन वादों को ग्रहण करते हैं। इसके प्रकार इसी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, जैसे रेंट के लिए ट्रिब्यूनल बना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रिब्यूनल बना है, जैसे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, कम आ गया है, इसके लिए ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं, उन मामलों को निपटाया जा सकता है। इसी प्रकार और भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मामले जो है वहाँ निपटाए जाते हैं। तो ये एक्सप्रेस रूप से ये वर्जित हैं, बार हैं, इनको सिविल न्यायालय बात को ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे परिवार न्यायालय से संबंधित, परिवार से संबंधित वाले परिवार न्यायालयों का गठन हो गया है, तो परिवार न्यायालय का जब गठन हो गया है तो उस परिवार जो ये मैट्रिमोनियल मामले होते हैं, अन्य पारिवारिक मामले होते हैं, वो सभी जो है उसी न्यायालय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उनके द्वारा सुनवाई किया जाता है और निर्णय दिया जाता है। अब विवक्षित रूप से कौन से वाद वर्जित हैं? इम्प्लाइड रूप में जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वाद हो, विवक्षित रूप से सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान किए जाने से वर्जित है। जैसे इसमें कोई ऐसी अवैध संविदा है और वो भंग हो जाती, संविदा भंग हो जाती, तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। जैसे कोई कहता है कि मैं आपको कोई सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, इसके लिए आप मुझे इतने घूस के रूप में इतने पैसे दे दीजिए, 4 लाख दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, कुछ भी मांगता है और वो नौकरी नहीं लगवा पाता है, तो आप उसको वसूली के लिए सिविल सूट दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही अवैध है। इसी प्रकार और भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। जैसे विवाह के लिए, विवाह करवाने के लिए कोई धन लेता है कि आपका विवाह हम करवा देंगे, इतना पैसा दे दीजिए, विवाह नहीं करवा पाते तो उसको वसूली के लिए सिविल सूट दाखिल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कोई गवाही देने, कोई गवाह है कि न्यायालय में हम गवाही देने जाएंगे, आपके पक्ष में हम गवाही दे देंगे, उनको इतना पैसा दे दीजिए, और दोनों के बीच अवैध कॉन्ट्रैक्ट होता है, वह गवाही देने नहीं जाता है या उसके पक्ष में गवाही नहीं देता है, तो उसको वसूली के लिए वाद नहीं ला सकता, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है।